गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नीट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। चार आपके पास ऑप्शन है, चार स्टेटमेंट है, चारों को एक एक करके पढ़िए और करेक्ट स्टेटमेंट को छांटिए। स्टेटमेंट 1 है टैक्स शील्ड ऑन डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल बोथ फॉर द लेसर एंड लेसी। लेसर और लेसी के लिए इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन 1 जो है यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। लेंस ट्रांजेक्शन, जो लेंस ट्रांजेक्शन होते हैं इन इंडिया आर गवर्न बाय द लीज एक्ट। लीज एक्ट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन 2 जो है यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। अ लेसी शुड इवैल्यूएट द लीज ऑप्शन अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लीज इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ लेसी इज एन एसेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। 2, 3 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आसानी से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे आंसर भी रहा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हिंदी स्लाइड है। ये आप हिंदी में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके एक बार हिंदी स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। पर्सनल ट्रांजेक्शन, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है ऑफ द ऑनर ऑफ बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स ऑफ बिजनेस अगर अकाउंटिंग का बात करता है, यहां अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड जो है वो बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ऑनर के पर्सनल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो एसर्शन ए जो है, एसर्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बोलता है कि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन ऑनर के पर्सनल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, कंपनी के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर यहाँ कंपनी का बोलता तब एसर्शन जो है वो सही होता, लेकिन केवल यहाँ बुक बोल दिया है कि बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो एसर्शन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, रीजन बोलता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो बोलता है कंपनी, कंपनी और ऑनर दोनों अलग अलग हैं। कंपनी का जितने भी ट्रांजैक्शन होगा कंपनी के बुक में रिकॉर्ड होगा और ऑनर का जितने भी ट्रांजैक्शन होगा ऑनर के बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी और ऑनर दो सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का बुक जो ट्रांजैक्शन होगा वो अलग अलग रिकॉर्ड होगा। तो रीजन जो है वो करेक्ट है। अब आसानी से आप छाट सकते हो, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आपको मिलेगा। ए इज अ रॉन्ग बट आर इज अ करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट गिवन है जिसमें एक जो है वो ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू का बात किया जा रहा है। कौन कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करेंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एन अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं रखा जाता है गुडविल को, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है।
एक्सपेंडिचर इंटेंडेड बेनिफिट करेंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन यूजुअली डेबिटेड ऑन वेजेस अकाउंट, बिल्कुल करेक्ट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। यानी ए, सी और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप आसानी से आंसर को छांट सकते थे और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट इज ऑफ रिवेन्यू नेचर, कौन सा रिसीप्ट जो रिवेन्यू नेचर का है, बताइए जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, क्वेश्चन 4 का आंसर कीजिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शेड्यूल 3। अब देखिए शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2011, कंपनी एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 और पार्ट 2 में क्या डील होता है, तो डील्स विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट डील होता है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डील होता है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट होता है और फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एनटीए पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट को डील करता है और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कौन सा बेनिफिट है, 4 स्टेटमेंट है और उसमें से कोड आपके पास गिवन है, इसमें कोड गिवन है, 4 में से हो सकता है कि एक से अधिक सही हो, इसीलिए आपके पास कोड गिवन है। आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए जल्दी से। इट फैसिलिटेट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इट प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल, ये भी सही है। इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन ऑब्जेक्टिव मैनर, ये इंडिविजुअली नहीं करता है। और इट डेवलप अ सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग का स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट, ये भी करेक्ट है। यानी कि 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है और ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ए के बाद सी है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार जो है वो ओ मार्कशीट पे एग्जाम है, तो आप ध्यान से ऑप्शन को देख करके, कि सीरियल वाइज भी नहीं रहता है कभी कभी, तो आप ध्यान से देखिएगा कोड को कि कहां कहां कैसे दिया हुआ है और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बताइए जल्दी से। मुद्रास्फीति लेखांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि यूके की सैंडीलैंड समिति द्वारा प्रस्तावित की गई है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। अब जनरल प्राइस लेवल मेथड क्या होता है, तो जनरल प्राइस लेवल मेथड एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल प्राइस लेवल मेथड क्या करता है, तो एडजस्ट करता है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल। सामान्य मूल्य स्तर विधि, सामान्य मूल्य स्तर विधि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको सीपीआई जैसे मूल्य सूचकांक का उपयोग करके सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों को समायोजित करती है। इस विधि का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखना, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय विवरण वर्तमान क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनरल प्राइस लेवल मेथड को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, आप गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका
एग्जाम पे कमांड जो है वो बनते चला जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जनरल प्राइस लेवल मेथड एडजस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल यूजिंग द प्राइस इंडेक्स लाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्राइस लेवल मेथड। Specific price level method adjusts the value of individual assets and liability to reflect changes in the specific market prices. स्पेसिफिक मार्केट प्राइसेस को जो बदलाव आया है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी जो इंडिविजुअल वैल्यू पे एडजस्ट करता है। ठीक है? विशिष्ट मूल्य विधि स्तर विधि व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य को उनके विशिष्ट बाजार मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजित करती है। सामान्य मूल्य स्तर विधि के विपरीत जो एक व्यापक सूचकांक का उपयोग करती है, यह विधि प्रत्येक आइटम को उसके विशिष्ट मूल्य परिवर्तनों के आधार पर समायोजित करती है, जो समय के साथ मूल्य परिवर्तन का अधिक सटीक प्रतिबिंब प्रदान करती है। ये आपका स्पेसिफिक प्राइस लेवल मेथड है। नेक्स्ट है करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसको हम लोग शॉर्ट में CCA कहते हैं, रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के द्वारा ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। किसको? तो एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है rather than their historical cost। ये मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक है? इसको करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कहते हैं। आप एक बात को समझिए कि सपोज दैट एक मशीनरी आप 1 करोड़ में खरीदे, उसका वैल्यू जो है वो 80 लाख हो गया, तो करंट में वैल्यू कितना है? 80 लाख में है, तो इसी को रिकॉर्ड करेगा। ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के थ्रू है। क्लियर है? नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप कहते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड यूज इन द यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट का रूल्स है और स्टैंडर्ड है। इंश्योर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी of financial statement. GAAP encompasses principles, standard and procedure that company must follow when preparing financial statement। जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है तो गैप जो है वो प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बोलती है। कंपनी को प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए बोलती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 1, 2 और 5। 1 स्टेटमेंट 1, 2 और 5 जो है वो करेक्ट है। कैश फ्लो फ्रॉम बोरोइंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम मिसलेनियस एक्टिविटी, ये आपका करेक्ट है। और ये ऑप्शन डी जो है वो आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट आपका हिंदी स्लाइड है, आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, चारों को ध्यान से देखिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए जल्दी से। तो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 अभी तक करेक्ट हो चुका है। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट्स, बिल्कुल भी नहीं। और बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका
करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 10 का आंसर कीजिए। तो आपका एसर्शन जो है वो करेक्ट है। मानव संसाधन लेखांकन संगठन के लिए लोगों की लागत और मूल्य का माप है, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्वॉल्व मेजरिंग कॉस्ट incurred by the organization is recruit, select and hire, train and develop employee and judge their economic value to organization। आर जो है वो करेक्ट है, कारण जो है वो गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन सी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, subsequent expenditure that extend the useful life, improve the quality of output or reduce operating cost of an existing assets beyond their original estimated level are, चार ऑप्शन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन बी रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब हम लोग एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फंड यूज्ड बाय द कंपनी टू एक्वायर, अपग्रेड और मेंटेन फिजिकल एसेट सच एज प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और इक्विवेलेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कंपनी के लिए फंड वैल्यू है जिसमें कंपनी जो है वो एसेट्स को एक्वायर करती है, अपग्रेड करती है, फिजिकल एसेट्स को मेंटेन करती है जिसमें प्रॉपर्टी शामिल है, बिल्डिंग शामिल है, इक्विपमेंट शामिल है। क्लियर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फंड है जिससे कंपनी जो है वो एसेट्स को एक्वायर करती है। इतना लर्न रखना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, एक तरह का शॉर्ट टर्म खर्च है, इनकर्ड इन द डेली ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी में, बिजनेस में जो खर्च होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे वेजेस, रेंट, यूटिलिटीज, दीज एक्सपेंसेस आर फुली डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, जो रेवेन्यू में डिडक्ट कर दिया जाता है अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, डायरेक्टली अफेक्टिंग द इनकम स्टेटमेंट एंड रिड्यूसिंग द कंपनी नेट प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। आप फिर से समझ लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में डेली यानी डे टू डे एक्टिविटी में जो एक्सपेंसेस होता है, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो पर डे का खर्च आता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कॉस्ट that are incurred and paid for one accounting period, एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में, बट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर पीरियड। बट ये आशा रहता है, ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि फ्यूचर में ये बेनिफिट देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, आर्थिक बेनिफिट देगा। इसी को हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दीज एक्सपेंडिचर आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स, और स्टार्टिंग में इसको एसेट्स की तरह हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑन द बैलेंस शीट, एंड देन अमोर्टाइज और expensed over the period benefiting from them। Example include significant advertising campaign। जब हम लोग एडवर्टाइज करते हैं तो उस पे जो खर्च होता है ना, बाद में एडवर्टाइज करते हैं तो वो 5 साल के लिए हम लोग एक तय कर लिए, ठीक है। अब ये कंपनी के लिए क्या होता है, फायदा होते जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट। ये सब जो है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, जो इनिशियल स्टेज में इसको एसेट्स के तौर पे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो इंटरेस्ट एंड लोन जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई इज वन ऑफ द मेथड ऑफ, जल्दी से बताइए, कर्मचारियों के भविष्य के योगदान का वर्तमान मूल्य
निम्न में से एक विधि है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एचआर अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है? तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है सोशल अकाउंटिंग। और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज to the place of installation is a type of revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, operating expenses। खरीद के स्थान से स्थापना के स्थान तक उपकरण लाने के लिए भुगतान किया गया बीमा व्यय यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की एक प्रकार का है। किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। आप आसानी से काट सकते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में जो खर्च आता है, जो वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ये क्या कहलाता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी जो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ये सब लेने के लिए जो पैसा लगाती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए जो एक्सपेंसेस करती है कंपनी, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा वो खर्च कर रही है एडवर्टाइज के लिए, तो वो जो है वो डिफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन ट्रीटेड एज, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 15 का आंसर रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी से। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, रिवेन्यू रिजर्व। ये आपका ऑप्शन रहा और ये स्क्रीन पे आंसर रहा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट क्लास होगा। तब तक के लिए आप अपना तैयारी को और भी धार दीजिए, मेहनत दम के कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।